हेलो नमस्कार। हम लोग अलाउद्दीन को पढ़ रहे हैं। पढ़ने के क्रम में हम लोग पिछले वीडियो में मंगोल आक्रमण तक जो है मंगोल आक्रमण का सामना जो है अलाउद्दीन कैसे किया था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं उनके बारे में जानते हैं, अलाउद्दीन के सुधार के बारे में। सल्तनत कालीन सुल्तानों में जो है अलाउद्दीन खिलजी को विशेष स्थान प्राप्त है। सुधार की जहाँ तक बात करें तो उसमें उसका विशेष स्थान है। उसने जो है प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसने न केवल एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की बल्कि सफलतापूर्वक जो है दक्षिण विजय की, जिससे कि आगे मुगल साम्राज्य के लिए भी आधार निर्मित हुआ है। हाँ, और दक्षिण सुधार के बारे में आपको अच्छे से मैंने बता चुका हूँ। तो अब हम लोग जो है इनके प्रमुख सुधारों में प्रशासन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए हैं इनके बारे में थोड़ा एक नज़र डालते हैं। अच्छा, इसे बात कर देंगे आपको एकता व्यवस्था का भी। अलाउद्दीन जो है अपने प्रशासन को चलाने में जो है, अगर बात करें थोड़ा सा, वैसे मैं बता चुका हूँ, तो इन्होंने जो है इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ किया गया था एकता व्यवस्था को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। और समाप्त कर दिया और साथ ही इसने 4 अध्यादेश जो है की घोषणा की, जिसमें प्रथम अध्यादेश जो था, फर्स्ट ऑर्डिनेंस जो था, उसमें अमीरों को दान में दी गई भूमि को वापस करने की घोषणा किया गया पहला में। दूसरा के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो दूसरा अध्यादेश के तहत जो है ये बलबन के महल में, लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो जिसके विचारधारा को मानते हैं उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसने जो है गुप्तचरी व्यवस्था को, दूसरे अध्यादेश के तहत जो है गुप्तचरी व्यवस्था को और मजबूत किया और जो है बरीद और मुनहीन को गुप्तचर नियुक्त किया था, दूसरे अध्यादेश। तीसरे अध्यादेश में इसने जुआ खेलने, मद्यपान करने पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। और चौथा अध्यादेश जो था, इसके तहत जो है ये अमीरों को मिलने जुलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया था और सार्वजनिक समारोह और विवाह संबंध पर भी रोक लगा दिया था, अब अपने मतलब आपस में, क्योंकि इससे इफेक्ट आ रहा था, मतलब गुट बन जा रहा था, इसलिए इस पे भी इसने रोक लगा दिया था। अच्छा, हम लोग सैन्य सुधार के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का जो है केंद्रीकरण किया और एक अस्थायी सेना का गठन किया। सेना का विभाजन जो है अलाउद्दीन जो है 10, 100, 1000, 10,000 सवाल पूछा गया, ध्यान से जानिए। 10, 100, 1000, 10,000 के इकाइयों में किया, जिन्हें 10 वाले को सिपह सलार, 100 सैनिक रखने वाले को अमीर और 1000 वाले को मलिक बोलते थे और 10,000 वाले को खान अथवा तुमन, खान या तुमन।
के नाम से जानते थे। ये चीज आपको याद रखना है, सवाल पूछा जाता है। अच्छा, सैनिकों को जो है भूमि की जगह जो है ये केंद्रीय कोषागार से नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। सैनिकों को नगद वेतन इनके टाइम में नगद वेतन दिया जाने लगा। नगद वेतन देने के साथ साथ जो है हुलिया लिखने, घोड़े के दागने की प्रथा, हुलिया प्लस घोड़े दागने, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया जो सैनिकों द्वारा जो है उन्हें बदलकर कमजोर घोड़ा न लाया जा सके। यानी घोड़ा जो था वो अब करता क्या था, जो अब रखने के लिए जो है वो घोड़ा बदलता नहीं था, पुराने घोड़ा को ही लाता था, तो जो कि युद्ध में इससे हानि होता था। इसलिए जो है ये ऐसा काम किया था। किलों दुर्गों में भी अनुभवी और विवेकशील सेनानायकों की नियुक्ति की जाने लगी, और किलों में जो जिस सेनानायक की नियुक्ति करते थे उसे कोतवाल बोलते थे। कोतवाल। अगर खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना की कार्यकुशलता में जो है विशेष सुधार किया है, जिससे वो अपनी साम्राज्यिक नीति को पूर्ण कर सका है। अगर मतलब सीधा जानिए, जो अगर सैनिक शक्ति को अगर आप बढ़ाइएगा तो मतलब ऑटोमेटिक जो है साम्राज्य की पॉलिसी जो है ये अप्लीकेबल हो जाता है। तो ये इसने सैन्य व्यवस्था की बात की। अब हम लोग जो है आर्थिक क्षेत्र में इसने क्या क्या सुधार किए हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार, ठीक है, यानी आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का जो है विस्तृत जानकारी जो है ये बर्नी देता है अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, ठीक है। बर्नी के अनुसार जो है अलाउद्दीन ने विशाल सेना के रखरखाव के लिए जो है आर्थिक सुधार किया है, और इसके तहत वह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। आर्थिक सुधार में इसने दो तरह से, एक तो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया है, और बाजार नियंत्रण की जो पद्धति थी उस पे भी मतलब उसे भी लागू किया है। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया है। अब भू राजस्व में सुधार की जहां तक बात करें तो इसमें क्या किया गया? भू राजस्व की दर को उपज का 1/3 के स्थान पर जो है 1/2 लेने लगा, ठीक है। और सवाल पूछा गया है बीपीएससी में 1/2, आगे चल के तुगलक भी लेता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 50% जो है भू राजस्व वसूला है। इसके साथ आधा मतलब 1/2 लगान के रूप में वसूलने का आदेश दिया है। इसके साथ घर ही चरही कर भी देना पड़ता था। ये मध्यस्थों पर लागू किया था। घर ही होता था आवास कर, और चढ़ी होता था जो पशु दूध देते थे तो उनके लिए उन्हें देना पड़ता था चढ़ी कर के रूप में। उसके बाद जो है खम्स जो है धन लूट के जो लाया जाता था उसे खम्स बोलते थे।
तो खम्स की दर में परिवर्तन किया। पहले ऐसे धन में राज्य का हिस्सा जो था 1/5, मतलब पहले जो था खम्स में पहले ऐसा था जो 1/5 जो है वो राज्य का हिस्सा होता था और प्राप्तकर्ता का हिस्सा जो है 4/5 होता था। लेकिन अब ये जो है इसमें क्या कर दिया अलाउद्दीन, ये राज्य का हिस्सा जो है 4/5 और जो प्राप्त करेगा उसका 1/5 कर दिया, यानी जस्ट उलट दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसने अधिक से अधिक भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इसके तहत जो है दान में मिल्क, वक्फ आदि के रूप में दी गई जमीन को वापस ले लिया गया। दोआब क्षेत्र में कर मुक्त भूमि पर भी केंद्रीय नियंत्रण जो है स्थापित हो गया है। उच्च अधिकारियों से बकाया राशि वसूली के लिए जो है ये उच्च अधिकारी से उच्च अधिकारी के पास जो बकाया राशि बढ़ जाता था, इसे वसूलने के लिए इसने एक अधिकारी को नियुक्त किया था। वसूलने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा, खुद मुकद्दम चौधरी, ये सब जो था मध्यस्थ था, जो लगान वसूली में जो है राज्य की सहायता करता था और सेवा के बदले में उन्हें जो है विशेषाधिकार प्राप्त था। तो अलाउद्दीन जो था इन पर भी रोक लगाई, क्योंकि ये राज्य को पूरा लगान नहीं देते थे। किसानों का जो है किसानों से ले लेते थे लेकिन राज्य को देता ही नहीं था और किसानों का शोषण भी करता था। ऐसा भी सूचना मिला इसको अलाउद्दीन को। तो इसीलिए जो है मध्यस्थों को भी हटाने का काम किया। तो अलाउद्दीन के भू राजस्व संबंधी किए गए जो सुधार है वह टोटल सुधार पूर्णतः सफल रहा है। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। भू राजस्व को लेकर के जो भी सुधार किए हैं वो सफल रहा है। लगान की दर में वृद्धि होने के बावजूद भी कोई विद्रोह की जानकारी कहीं से नहीं मिला है। 50% लिया जा रहा था, अभी लेने लगेगा तो समझ जाइए। हालांकि ले ही लेता है लेकिन ठीक है, फ्लेक्सिबल है। और इस अब जब मतलब भू राजस्व में आर्थिक जब सुधार किए हैं तो इससे राजकीय आय में वृद्धि हुई, राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ और साम्राज्य विस्तार के लिए जो है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा काम किया इसने। अब बात करते हैं ये मार्केट को कैसे कंट्रोल किया, मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसका कैसे चलता था, इस पे थोड़ा एक नज़र डालते हैं, क्योंकि सारे पहलुओं पे इसने ध्यान दिया है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसका जो था, अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का जो है ऐसा पहला शासक था जिसने कि राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है बाजार की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया है। और उसके आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो है ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। और इसकी भी जो जानकारी है बरनी के तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की खजाइनल उल फुतूह और इसामी की फुतुह उस सलातीन से होती है। ये तीनों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, ये बाजार नियंत्रण क्यों करना चाहता था, इसका उद्देश्य क्या था, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद भी रहा है। बरनी जो है ऐसा कहता है जो इसे सैन्य उद्देश्य के लिए बताया, जबकि वहीं अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये कहता है जो आम प्रजा की भलाई के लिए किया था। आधुनिक इतिहासकार जो है ये अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को प्रेरित करता है, ऐसा बताया। लेकिन बरनी के अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के लिए जो है 3 प्रकार के बाजार की स्थापना की थी। बरनी के अनुसार ही चलते हैं तो बाजार कंट्रोल सिस्टम जो था ये 3 प्रकार से चलता था।
3 प्रकार से चलता था। इसमें सुई से लेकर घोड़े, दास सभी के मूल्य निश्चित कर दिया था। व्यापारी न तो अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेच सकता था, न ही कम वजन भी दे सकता था। बाजार नियंत्रण के लिए जो है ये 3 प्रकार के बाजार का जो है कौन कौन से हैं। पहला प्रकार में मैं बात करूं, इसमें होता था मंडी अथवा मंडी या गल्ला बाजार, आप लोग नाम सुने होंगे। मंडी या गल्ला बाजार जो था ये एक प्रकार का, मंडी नाम से ही लग रहा है ये अनाज मंडी था। अलाउद्दीन जो बाजार स्थापित किया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि उसने नगर के प्रत्येक मोहल्ले में इस बाजार की स्थापना की, जहाँ की अनाज की खरीद बिक्री की जाती थी। सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य जो है निर्धारित किया गया था। गेहूं का दाम फिक्स कर दिया था। गेहूं का दाम था 7.5 रुपये पर जीतल 7.5 रुपये प्रति जीतल पर मन। इसी तरह से जौ था 4 रुपये, वैसे ये पूछा नहीं जाता है। जौ 4 रुपये था, चना 5 रुपये था, मतलब इस टाइप से ये फिक्स कर दिया। अनाज मंडी में जो है मूल्य, अच्छा ये फिक्स किया है तो इसको फिक्स रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो लाना पड़ेगा। तो अनाज मंडी में जो है मूल्य की अस्थिरता और अनाज को हमेशा उपलब्धता जो है अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऐसा कैसे हुआ? तो इसके लिए जो है मलिक कबूल को जो है मलिक कबूल को नियुक्त करता है बाजार अधीक्षक। मलिक कबूल को बाजार अधीक्षक नियुक्त करता है। बाजार अधीक्षक मार्केट सुपरिटेंडेंट नियुक्त करता है, और मार्केट सुपरिटेंडेंट को बोलते थे सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक को बोला जाता था। लगान की वसूली नगद और जो भी सामान था वो दोनों रुपयों में किया जाने लगा। बाजार की प्रतिदिन का रिपोर्ट के लिए जो है बरीदों और मुन्हियों बता चुके हैं, ये गुप्तचर थे, इसके नियुक्त किया गया है, जो बाजार के पूरे जानकारी जो है सुल्तान को उपलब्ध कराते रहते थे। तो इसलिए भी ये सफल रहे। गुप्तचर वाला बात इसका बहुत मतलब अच्छा से सफल रहा है। अब दूसरा जो बात करें, दूसरा जो काम था ये था सराय ए अदल जो था, सराय ए अदल, ये क्या था भाई? सराय ए अदल, ये इसका मतलब होता है न्याय का स्थान, न्याय का स्थान। ये जो था अलाउद्दीन द्वारा स्थापित दूसरा बाजार था। यहाँ पे निर्मित वस्तुओं, विदेशों और जो भी उसके अंदर के प्रदेश थे उससे आने वाली वस्तुओं का बाजार था। इसमें कपड़े, चीनी, जड़ी बूटी, घी, सूखी मेवा, नमक, मतलब आदि चीज़ों की बिक्री की जाती थी। इसमें भी सभी वस्तुओं का मूल्य जो है फिक्स था, और केंद्र विदेशी वस्तुओं के आयात के लिए जो है सरकारी सहायता भी देता था। इस बाजार में टंका से लेकर 10,000 टन के मूल्य तक के जो है वस्तुओं की बिक्री की जाती थी। मतलब समझ रहे हैं, एक टंका से लेकर के, यूनिट है टंका, एक टंका से लेकर के 10,000 टन का मूल्य तक की वस्तुएं का बिक्री की जाती थी इस बाजार में। 3 प्रकार, तो 2 प्रकार तो मैंने बताया। तीसरा प्रकार, अच्छा यहीं से ले लेते हैं।
तीसरा जो प्रकार था ये था घोरों, घोड़ा, घोरों, दासों और मवेशियों का बाजार। अब नाम से ही पता चला इस बाजार में जो है घोड़े, दास, मवेशी की बिक्री होती थी। अलाउद्दीन जो है इस बाजार को दलालों से मुक्त कर दिया। सभी प्रकार के घोड़ों, दासों और मवेशियों का जो मूल्य भी जो है क्या कर दिया, जो भी मूल्य था उसको फिक्स कर दिया, मूल्य को फिक्स कर दिया। और सभी प्रकार के दासों तो मिलते ही थे, मूल्य सबका निर्धारित था। उत्तम किस्म के घोड़े जो थे, उत्तम किस्म के घोड़े, बढ़िया घोड़ा जो था, उत्तम किस्म के घोड़े जो है 100 से 120 टका में मिलता था। कमजोर घोड़ा जो था, वही बात करें तो सबसे कमजोर घोड़ा जो है 60 से 70 रुपया में भी, 70 टंका में भी मिला है, ऐसे भी बताया है। और भारतीय खच्चर जो था, खच्चर का मूल्य जो था ये 10 से 20 टंका होता था। खच्चर, टट्टू बोलते थे उसको। खच्चर का मूल्य जो था ये 10 से 20 टंका था। ये अच्छा, ये तो बाजार की बात हो गई। ये सब बाजार के अतिरिक्त जो है वो छोटी वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन लगान के आधार पर निश्चित किए। बाजार व्यवस्था के देखरेख के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत नामक एक विभाग की स्थापना किए थे। देखरेख के लिए जो है एक विभाग की स्थापना की, विभाग की स्थापना जिसका क्या नाम रखा, दीवान ए रियासत। सवाल पूछा जाता है, दीवान ए रियासत, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल जो बनता था, इसे जो नहीं मानते थे ना, उसे कठोर दंड व्यवस्था का भी प्रावधान किया था इसने, क्योंकि दंड का व्यवस्था अगर नहीं करेगा तो फिर सक्सेस नहीं होता। तो उसके पूरे शासन काल के दौरान न तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आया और न ही वस्तुओं की कमी महसूस हुई। अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शासकों में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं सब कारणों से मिला है। वह इतिहास में अपने आर्थिक सुधारों के लिए जो है हमेशा चर्चा में रहा है। तो ये थी अलाउद्दीन के बारे में। मुझे लग रहा है जो भी चीज़ें थी मैं आपको 100% बताने की कोशिश किया हूँ। और तो फिर क्या होता है, 1316 ईस्वी में AD में जो है अलाउद्दीन का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद जो है उसे दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर जो है, दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर मकबरे में दफना दिया जाता है, दिल्ली में दफना दिया जाता है जमा मस्जिद के बाहर। अब इसी के साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी का अंत हो जाता है। और मृत्यु के तत्काल बाद जो है उसके दक्षिण के सेनापति मलिक काफूर जो है उसे मतलब उसके अल्पवयस्क पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाता है। और स्वयं जो है मलिक काफूर इस अपने आप को मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में ही क्या संरक्षक घोषित कर लेता है, क्योंकि वो अल्पवयस्क था। तो अब हम लोग जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह
खिलजी। इसका जो शासनकाल रहा है 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो मलिक काफूर जो है ये मतलब संरक्षक हो गया है शिहाबुद्दीन उमर का। अच्छा, इसका नाम जो था शिहाबुद्दीन उमर था। लेकिन होता यह है, जो मालिक कफूर जो है षड्यंत्र करके अलाउद्दीन के सारे रिश्तेदारों को हत्या कर देता है। इसी क्रम में जो है अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने जो है मालिक कफूर की हत्या भी करवा देता है। मुबारक शाह खिलजी ये दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र के बारे में आपको बता दिए, जो पहला पुत्र का नाम क्या था, शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर को तो ये मतलब बनाया है, अल्पवयस्क था, लेकिन ये जो है षड्यंत्र करके जो है मतलब सबको मरवाने लगा। इसका मेन मकसद ही था जो हम मतलब शासक बनेंगे। इस किसका मतलब था, मालिक कफूर का। तो मालिक कफूर को जो है फिर जो है अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र जो हैं मुबारक खिलजी, ये जो है मालिक कफूर की हत्या करवा देता है। और मुबारक खिलजी जो है अप्रैल दूसरे पुत्र, सेकंड पुत्र रहते हैं किसका, अलाउद्दीन का। अप्रैल 1316 में, अप्रैल 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बन जाता है। और यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये स्वयं को खलीफा घोषित किया है। इसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और अब खुद को ही घोषित कर लिया है तो मानने से इनकार कर ही देगा। और अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल लाह की उपाधि धारण की है, ये जानना जरूरी है। उपाधि जो है, ये उपाधि जो लिए हैं वो लिए हैं अल इमाम उल इमाम, अल इमाम उल इमाम की उपाधि लेता है, अल इमाम उल इमाम, एंड खिलाफत उल लाह, खिलाफत उल लाह की उपाधि धारण करता है। सुल्तान बनने के साथ ही उसने अलाउद्दीन के सभी कठोर नियमों को समाप्त कर देता है। सबसे बड़ा गलती से कर दिया। जो भी अलाउद्दीन के कठोर नियम थे, अलाउद्दीन के कठोर नियम को, ये कठोर रूल को समाप्त कर देता है। और उसके द्वारा जो भूमि और वैध भूमि से मतलब ले लिया था, ली गई भूमि उनके वैध स्वामियों को, जो भी स्वामी थे उसको लौटा देता है जो पहले थे। और ऐसा कहा जाता है वह जो अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। ऐसा कौन कहेगा? तो इसके बारे में बर्नी लिखता है जो वह कभी कभी नग्न होकर जो है अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, मुबारक शाह खिलजी। तो अब हो जाता है, तो ये वैसा ही था बंदा कैश टाइप का। तो इसके समय में जो है देवगिरी के शासक हरपाल देव जो है, देवगिरी के शासक, देवगिरी के शासक जो है हरपाल देव, तत्कालीन शासक हरपाल देव जो है अपने स्वयं को स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। मुबारक शाह जो है 1318 ईस्वी में जो है ये घोषणा जो करता है हरपाल देव, तो 1318 ईस्वी में जो है मुबारक शाह खुद पहुंचता है यहाँ पे। मुबारक शाह खुद जो है देवगिरी पहुंचता है और देवगिरी का अभियान करता है। उसे जीत करके सुल्तान में प्रत्यक्ष रूप से मिला लेता है। ये काम तो सही किया, लेकिन देवगिरी को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना जो है अलाउद्दीन की दक्षिण नीति के विपरीत था। ये चीज़ आप
को अगर याद होगा तो आत्मसमर्पण कर दिया था, मिल गया था, दोस्त भी बन गया था ये। तो वह दक्षिण के राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही रखता था, ये चीज क्लियर था आपका। तो 1320 ईस्वी में उसके एक, अब अगर ऐसा काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो गुटबंदी होना शुरू हो गया था। तो 1320 ईस्वी में जो है एक विश्वास पात्र थे इनके, मुबारक शाह खिलजी के, जिसका नाम था खुसरो खां। खुसरो खां जो थे 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी का हत्या कर देता है। अब हत्या क्यों किया? इसका मकसद है सुल्तान बनने का। हत्या कर दिया और स्वयं को सुल्तान बन बैठा, स्वयं को सुल्तान बन बैठता है ये खुसरो खां। सीमांत वाला जो इलाका था उसके सूबेदार जो है गाजी तुगलक ने जो है, गाजी तुगलक ये हत्या करता है और ये स्वयं जो सुल्तान बन जाता है खुसरो खां, सुल्तान जो बन जाता है तो इसका विरोध करता है। विरोध कौन करता है? इसका विरोध जो है, विरोध करता है सूबेदार था जिसका नाम था गाजी तुगलक। ये विरोध करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लेकिन विरोध करेगा तो अकेला से क्या होने जाना है बोले, तो विरोध ये किया तो इसको क्या बता दिया गाजी तुगलक को, इस्लाम विरोधी घोषित करके युद्ध में पराजित किया और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। बनने बैठता था खुसरो खां, लेकिन हुआ क्या, गाजी तुगलक जो है खुसरो का विरोध किया और उसे इस्लाम विरोधी जो है घोषित कर दिया खुसरो खां को, और युद्ध में पराजित कर दिया। और सुल्तान स्वयं बनना चाहता था खुसरो खां, तो विरोध करके ये गाजी तुगलक जो है क्या करता है भाई, खुद जो है सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर देता है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है गाजी तुगलक जो है, तुगलक तो तुगलक मतलब सरनेम से ही स्टार्ट करता है, नया वंश तुगलक वंश 1320 ईस्वी से स्टार्ट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।